आज हम पढ़ने की शुरुआत करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास और सबसे पहले जानेंगे बाबर के बारे में। बाबर इसके संस्थापक थे और इनका जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में। वही पुराना तरीका, वही सारी पुरानी चीज़ें, ना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ना आपको समझ में आती है चीज़ें कि इतिहास को कैसे पढ़ा जाए और कैसे समझा जाए। तो आज एक इतिहास नए तरीके से पढ़ेंगे, नई कहानी के थ्रू समझेंगे और सभी चीज़ों को समझेंगे। पहले जो पेपर आते थे, पहले जो पेपर में क्वेश्चन आते थे इतिहास के, तो वो फैक्ट बेस होते थे। फैक्ट बेस कैसे कि पानीपत का युद्ध कब हुआ, तराइन का युद्ध कब हुआ, मुगल वंश का संस्थापक कौन था, इस तरह के प्रश्न आते थे। लेकिन वर्तमान में अगर आपने पेपर दिया होगा या पेपर को देखा होगा या फिर प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो आपको ये चीज़ें समझ में आती होंगी कि कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न ज़्यादा आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो ये आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपका पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से इतिहास को समझना है। हेलो गाइस, दिस इज हर्षित द्विवेदी एंड लेट्स गेट इट स्टार्टेड। एंड शुरुआत करते हैं मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत को समझने के लिए पहले यहाँ जो कैरेक्टर्स हैं, जो हीरो और विलेन हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे मेन अपना हीरो है बाबर। और इधर दूसरी तरफ जो लोग हैं उनमें हैं इब्राहिम खां लोदी, आलम खां लोदी, दौलत खां लोदी, कुतुब निकार, उमर शेख मिर्ज़ा। आपको नाम पर जाने की ज़रूरत नहीं है, जितनी चीज़ें ज़रूरी होंगी मैं उनको आपको बताऊंगा। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं बताते चलूँगा। क्योंकि पूरी मूवी को समझना है, पूरी कहानी को समझना है, तो आपको कैरेक्टर्स के नाम पता होना चाहिए। कहानी की शुरुआत होती है उस समय जब भारत में मध्यकालीन भारत का समय चलता रहता है और गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी वंश का राज चलता रहता है। और उसी लोदी वंश में शासन चलता रहता है इब्राहिम लोदी का। इब्राहिम लोदी बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा रहता है, सबको ये बात पता रहती है। उत्तर भारत के क्षेत्र में इसका शासन चलता रहता है। लेकिन जब भी सत्ता तेजी से आगे बढ़ती है, जब भी किसी सत्ता का वर्चस्व तेजी से आगे बढ़ता है, तो दुश्मन भी ज़्यादा बनने लगते हैं और सेंध मारने वाले लोग भी ज़्यादा होते हैं। और इसी इब्राहिम लोदी के शासनकाल में दो लोग आते हैं, जिसमें एक होते हैं आलम खां लोदी और दूसरे होते हैं दौलत खां लोदी। ये दोनों लोग एक नए तरीके से राजनीति करते हैं कि किस तरह इब्राहिम लोदी को हाईजैक किया जाए। लेकिन इनको ये बात नहीं पता थी कि दूसरी तरफ मावरा नहर की फरगना में एक बच्चा है जिसका नाम है बाबर, वो भारत के पूरे इतिहास को बदलने वाला है। तो इस कहानी को यहीं रोक के दूसरी तरफ चलते हैं और बाबर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बाबर के बारे में समझेंगे। बाबर का जो जन्म हुआ था वो मावरा नहर की फरगना शासक में हुआ था। माता का नाम कुतुब निकार और पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। इसका जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे के दिन 1483 में। इस तरह से ये चीज़ आपको याद रखती है, ठीक है। माता और पिता बचपन में ही मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। और इनका जो पालन पोषण होता है वो कौन करता है? दादी एहसान दौलत बेगम करती है। लेकिन उससे भी पहले थोड़ा सा आते हैं, उससे भी पहले की कहानी को समझते हैं। बचपन से ही बाबर बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा रहता है और वो ये कोशिश में रहता है कि एक दिन मैं एक सुदूर क्षेत्र में, बहुत बड़े क्षेत्र में राज करूंगा। और इसी को देखते हुए वो बचपन से ही युद्धाभ्यास में, घुड़सवारी में और सभी चीज़ों में बहुत ही पारंगत रहता है। लेकिन पिता जो उमर शेख मिर्ज़ा रहते हैं वो इस चीज़ को भली भांति समझते हैं कि बेटा महत्वाकांक्षी तो है, लेकिन किसी भी बड़े साम्राज्य को खड़ा करने के लिए एक धैर्य की भी आवश्यकता है। और इसी चीज़ को देखते हुए वो बार बार उमर शेख मिर्ज़ा बाबर को समझाने की कोशिश करते हैं। बचपन में एक बार सुबह की धूप में अपनी नंगी शमशीर से बाबर युद्धाभ्यास करता रहता है और पिता उसको दूर खंबे के पास खड़े होकर देखते रहते हैं। बाबर का राज करने का जुनून देखते हुए उमर शेख मिर्ज़ा अपने पुत्र बाबर के पास जाते हैं और उसको समझाते हैं कि बेटा, अगर तुमको एक बड़े राज्य पे शासन करना है तो केवल जुनून से काम नहीं चलेगा, उसके लिए तुमको धैर्य भी होना चाहिए और उसके लिए राजनैतिक सूझबूझ भी होना तुम्हारा आवश्यक है। इस चीज़ को देखते हुए बाबर उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। उमर शेख मिर्ज़ा फिर से उसको समझाते हैं ये बातें और बाद में बाबर उनसे एक बहुत बड़ी बात कहता है। बाबर कहता है कि पिताजी, आपका ये जो फरगना है, आपका ये जो फरगना साम्राज्य है, इसको मैं अपने पैरों की जूतियों के तले रखता हूँ। मुझे एक बड़े क्षेत्र पर राज्य करना है, मैं एक बड़े क्षेत्र पर राज्य करने के लिए पैदा हुआ। और इसी चीज़ को देखते हुए उमर शेख मिर्ज़ा जान जाते हैं कि ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये आगे चल के एक बड़ा साम्राज्य
खड़ा करेगा। इस बाबर को भी नहीं पता होता है कि आगे कितनी सारी लड़ाइयाँ इसको लड़नी पड़ेगी, कितना संघर्ष करना पड़ेगा भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना के लिए। खैर, उस 1494 में फरगना में पिता की मृत्यु के बाद बाबर का राज्याभिषेक किया जाता है। बहुत ही छोटी उम्र में ही बाबर का राज्याभिषेक हो जाता है और राज्याभिषेक के ही आसपास या उसी के समय बाबर की 3 शादियां हो जाती हैं। उसकी पहली पत्नी का नाम होता है माही बेगम, दूसरी पत्नी का नाम होता है गुलरुखी बेगम और तीसरी पत्नी का नाम होता है दिलदार बेगम। लेकिन मैंने अभी आपको बताया ना कि जब छोटी ही उम्र से सत्ता मिल जाती है तो दुश्मनों की कमी नहीं होती है, और सबसे बड़े दुश्मन तो आज की डेट में रिश्तेदार होते हैं। बाबर के सामने भी यही चुनौतियां हो रही थी। बाबर 14 साल की उम्र में लगभग राज्याभिषेक करवाता है, कुर्सी पर बैठता है और इधर से अहमद खां मिर्जा जो कि समरकंद का राज्य संभालते रहते हैं, जो कि इसके चाचा होते हैं, उनकी भी नज़र फरगना पे रहती है और दूसरी तरफ महमूद खां जो कि इनके मामा हैं, उसकी भी नज़र फरगना पे रहती है। छोटा सा बाबर अभी कुर्सी पर बैठा है और उसके चारों ओर दुश्मनों की कमी नहीं है। इस चीज़ को बाबर भली भांति आंक लेता है। इसी चीज़ को देखते हुए बाबर सोचता है कि मेरा जो फरगना है, अभी मैंने आपको बताया कि बाबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, फरगना में हुआ था, और बाबर की जो सीमा थी यानी कि फरगना की जो सीमा थी वो समरकंद से लगती थी। अब होता क्या है कि बाबर सोचता है कि अगर पहला इंप्रेशन अच्छा बना लिया जाए तो काम बन जाएगा, मेरी रेपुटेशन, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी टेम्पो काफ़ी ऊपर चली जाएगी। और इसी को देखते हुए अपने चाचा पर वह क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। चाचा पर आक्रमण तो करता है, लेकिन जो इधर चाचा पर आक्रमण कर देता है तब तक महमूद खां यानी कि मामा इसके फरगना में ही विद्रोह कर देते हैं। चाचा और मामा से लड़ते लड़ते कभी ये फरगना को अस्थायी रूप से जीतता है, कभी समरकंद को अस्थायी रूप से जीता है। लेकिन यहाँ भी बाबर की स्थिति ये होती है कि वो कोई स्थायी जीत नहीं पाता है। कभी वो फरगना को बचाता है और कभी वो समरकंद को बचाता है। फरगना को बचाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उसे ये पता होता है कि ये फरगना मेरी सरजमी है, ये मेरी प्रतिष्ठा से जुड़ी है, और अगर मैं फरगना को हार जाता हूँ तो मेरी प्रतिष्ठा बिल्कुल नीचे चली जाएगी। इसी वजह से वो अपने चाचा और मामा से लोहा लेता है और बहुत बार जीतता है, 2-3 बार जीतता है, लेकिन अस्थायी तौर पे। फिलहाल होता क्या है कि एक समय ऐसा होता है कि जब वो समरकंद को भी गवा देता है और फरगना को भी गवा देता है। यहाँ से शुरुआत होती है बाबर के राजनैतिक निर्वासन की, मतलब बाबर अपने ही क्षेत्र से भगा दिया जाता है। भागने के बाद इसकी कहानी में थोड़ा सा बदलाव आता है। बदलाव क्या आता है कि भारत के उत्तर क्षेत्र में खोजंद की पहाड़ियां पड़ती हैं और उन्हीं खोजंद की पहाड़ियों में बाबर भटकता रहता है। भटकते भटकते वो फिर से एक सैनिक टुकड़ी जुटाता है और फिर से सोचता है कि मैं फरगना पर आक्रमण करूंगा, और फरगना को जीतने की कोशिश करता है, जीतता है लेकिन अस्थायी तौर पे, फिर से हार जाता है। आगे चलता है, फिर कोशिश करता है कि समरकंद को जीते, लेकिन इस समय तक समरकंद पर किसका शासन रहता है, शैबानी खान का। उनको भी फिर से हराता है, लेकिन उसको भी हराने के बाद मैंने अभी आपको बताया कि बाबर जीतता तो बहुत बार है लेकिन अस्थायी तौर पे। एक क्षेत्र को जीतता है, दूसरे को बचाने जाता है, तब तक फिर से हार जाता है। फरगना और समरकंद को हारने के बाद बाबर का मनोबल गिर जाता है। बाबर को ये लगने लगता है कि अब जीतना मेरे बस की बात नहीं है। और वहीं पे होता क्या है कि 1502 का जो सर-ए-पूल का युद्ध होता है, 1502 का जो सर-ए-पूल का युद्ध होता है, उस सर-ए-पूल के युद्ध में फाइनली बाबर क्या हो जाता है, फरगना और समरकंद दोनों को हार जाता है। बाबर का मनोबल यहाँ पे पूरी तरह से गिर जाता है। अब उसको लगता है कि ना तो मैं फरगना को पाऊंगा ना तो समरकंद को पाऊंगा। बाबर इधर उधर पहाड़ियों में भटकने लगता है। तभी उसको एक बूढ़ी औरत मिलती है जो उसको बताती है किसके बारे में, भारत के बारे में, कि सुदूर क्षेत्र में एक देश है जिसका नाम है भारत। अगर तुम वहाँ जाओ तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, तुम वहाँ पर आक्रमण कर सकते हो। अब बाबर क्या करता है, इस बात को समझता है, बूढ़ी औरत की बात को काफ़ी सीरियस लेता है। अब वो काबुल वाले क्षेत्र में क्या करता है, आक्रमण करता है। काबुल छोटा मोटा डकैतों का एरिया रहता है, वहाँ डकैती करके, वहाँ आक्रमण करके वो छोटी सी सैनिक टुकड़ी जीतता है, छोटी सी सैनिक टुकड़ी पाता है, और उसके बाद उसको एक उपाधि मिलती है बाबर को जिसका नाम है पादशाह। इस उपाधि के बाद बाबर सोचता है कि अब तक मैंने समरकंद को लेके और फरगना को लेके बहुत मेहनत कर ली, लेकिन मेरे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तो अब मुझे कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। और इसी चीज़ को देखते हुए बाबर निर्णय लेता है कि अब मैं कहाँ जाऊँगा, भारत जाऊँगा।
हिसाब ये होता है कि बाबर इधर पंजाब वाले क्षेत्र में छोटी मोटी डकैतियां डालता है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि ये पंजाब इसी पूरे भारत वाले क्षेत्र से जुड़ा हुआ है जिसकी वो कभी कल्पना करता था, जिसके बारे में बुढ़िया ने उसे बताया था। राजा को कुर्सी से हटाना कोई आसान काम होता नहीं है। एक दिन मैं खाने में बैठ के आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी सोचते हैं कि जब तक हम मिलेंगे नहीं तब तक इब्राहिम लोधी को हराया नहीं जा सकता है। आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी मैं खाने में बैठ के डिस्कशन करते रहते हैं कि यार इब्राहिम लोधी को मार दिया जाएगा तो कैसा रहेगा। दूसरा वाला बोलता है कि अरे ऐसे कैसे मारा जा सकता है, वो राजा है, कोई सिपाही थोड़ी है कि उसको जब चाहे तब मारा जा सकता है, ठीक है ना। दूसरा वाला कहता है कि एक काम करते हैं, सैनिक टुकड़ी लेके उस पर आक्रमण कर देते हैं। पूछता है कितने सैनिक हैं तुम्हारे पास, कहते हैं कि ज़्यादा तो नहीं है, 8-10 हज़ार होंगे। दूसरा कहता है कि उसके पास कितने हैं, कहता है वो तो राजा है, उसके पास तो बहुत सारे सैनिक होंगे। प्लान फेल हो जाता है। दोनों लोग राजा को मारने का अलग अलग प्लान बनाते रहते हैं और उसी प्लान बनाने में आलम खां लोधी को याद आता है, अरे रुको 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 रुको, एक आदमी है जो ये काम कर सकता है। अब इनके मन में आता है कौन, कहता है मेरे क्षेत्र में ना एक डकैत है और वो आता है यहाँ लूट खसोट करता है और डकैती डाल के चला जाता है। अगर उसको इनकी सुपारी दे दी जाए तो, अगर उनको ये प्रोजेक्ट दे दिया जाए कि इब्राहिम लोधी को ख़त्म करना है तो कैसा रहेगा। प्लान तो अच्छा था। अब यहीं पर ये ऑफर मिलता है किसको, बाबर को। यानी कि यही आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी मिलके बुलाते हैं किसको, बाबर को, कि देखो भाई तुमको एक काम करना है। क्या काम करना है, इब्राहिम लोधी को कुर्सी से हटाना है और आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी को कुर्सी पर बैठाना है। ये बात बाबर को जचती है, उसको मौका मिलता है कि हाँ अब मैं यहाँ पर कुछ नया कर सकता हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है कि बाबर के भी मन में ये चल रहा होगा कि इतना बेवकूफ़ तो हूँ नहीं कि इब्राहिम लोधी को कुर्सी से हटा दूँ और इन लोग को राजा बनाऊँ। जब उतना दूर से अगर कोई राज्य करने आएगा, उतने दूर से अगर कोई शासन करने आएगा तो जाहिर सी बात है कि अपने राजा बनने के लिए आएगा, इनको क्यों बनाएगा, वो भी ऐसे लोग को जो उससे खुद मदद मांग रहे हैं। बाबर एक्सेप्ट कर लेता है ऑफर को, कहता ठीक है मैं आऊँगा। लेकिन इधर बाबर को डर लगता है। डर क्यों लगता है, क्योंकि मावरा उनर की जो फरगना होती है और समरकंद होता है उसमें उसने बहुत से युद्ध हारे थे, अस्थायी तौर पे जीते थे और हारे थे। तो गलतियों से सीखने के बाद बाबर को ये लगता है ठीक है मैं भारत में आक्रमण तो करूँगा, लेकिन पहले मैं वहाँ पे अपना एक बैकअप बनाऊँगा, एक ऐसा बैकअप जो बुरा वक्त आने पर मेरा साथ दे। अब सोचता है कि कौन ऐसा है जो मेरा साथ दे सकता है, और इसी चीज़ को देखते हुए बाबर जब यहाँ पे नज़र दौड़ाता है तो उसको राजस्थान वाले क्षेत्र में एक व्यक्ति दिखता है जिसका नाम रहता है राणा सांगा। बाबर जाता है और राणा सांगा से मीटिंग फिक्स करता है। कहते हैं कि बोलो क्या हुआ है। राणा सांगा से बाबर कहता है कि देखो मैं तुम्हारे क्षेत्र में आने वाला हूँ, इब्राहिम लोधी को ख़त्म करूँगा, तुम्हारी मदद चाहिए इसमें। राणा सांगा कहता है इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा। राणा सांगा बाबर से पूछता है कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा। तब फ़ायदा कुछ खास नहीं होगा, तुमको जो जीत की रकम रहेगी उसमें मैं हिस्सा दे दूंगा और तुमको आधा भारत दे दूंगा। यही पॉइंट राणा सांगा के दिमाग को छू जाता है कि तुमको मैं आधा भारत दूंगा। राणा सांगा कहता है ठीक है मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हारा वेट करूँगा, तुम जब भी आना मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। बाबर कहता चलो ठीक है डील फिक्स हो गई। राणा सांगा बाबर एक तरफ और इधर दौलत खां लोधी आलम खां लोधी एक तरफ, इधर इब्राहिम लोधी अलग। अब देखिए आगे का दृश्य क्या होता है। इधर आगे क्या होता है कि राणा सांगा बड़ी खुशी खुशी आधे भारत की चाह में अपने साम्राज्य में जाते हैं और अपने लीगल एडवाइज़र लोगों को बुलाते हैं। कहते सुनो इधर आओ सभी लोग, देखो एक बाहरी आक्रमणकारी है जिसका नाम है बाबर, वो आएगा और हमें उसकी मदद करनी है। राणा सांगा के जो लीगल एडवाइज़र रहते हैं कहते हैं डील क्या हुई है वो बताइए। कहते कुछ नहीं, बस हम उसकी मदद करेंगे और वो बदले में हमको आधा भारत दे देगा। राणा सांगा के जो असिस्टेंट रहते हैं वो कहते हैं यार आप तो बड़े बेवकूफ़ आदमी निकले, ये कौन सी डील करके आए। राणा सांगा कहता है इतनी अच्छी तो डील है, पूरा आधा भारत का सौदा करके आया हूँ, आधा भारत का राजा मैं बनूंगा, तो इसमें बुरा क्या है। राणा सांगा के जो एडवाइज़र रहते हैं, जो सलाहकार रहते हैं, जो राजदरबारी रहते हैं, जो उसके मेन आदमी रहते हैं, कहते हैं आपने बहुत बेवकूफ़ी का काम किया है। कहते हैं क्या बेवकूफ़ी काम किया है। कहता है वो आपसे मदद उस आदमी के खिलाफ मांग रहा है जिसको आपने पहले ही हरा दिया है एक बार। किसके खिलाफ, इब्राहिम लोधी के खिलाफ। तो इसको अगर आपने हराया है तो मजबूत कौन हुआ। तो कहते हैं हाँ यार मजबूत तो मैं हुआ क्योंकि मैंने इब्राहिम लोधी को एक बार हराया है। कहते हैं अच्छा, और बाबर को इतना कॉन्फिडेंस रहता तो वो आपसे मदद क्यों मांगने आता। सीधी सी बात है, तो मतलब इससे भी आप मजबूत हैं और बाबर से भी आपसे मजबूत हैं, तो आप
मदद दे रहे हैं तो आप कमज़ोर कैसे हुए? आधा भारत तो ऑटोमेटिक आपका है, क्योंकि आधा भारत मान लीजिए अगर इब्राहिम लोदी का है तो आधा भारत तो आपका ऐसे ही है, और इधर बाबर को हरा दिए तो वो भी हो जाएगा। राणा सांगा की ये बात दिमाग में समझ में आती है, कहते हैं हाँ यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, ये डील तो बड़ी फायदे वाली नहीं है बल्कि नुकसान वाली है। कहते हैं छोड़ो अब मैं युद्ध में जाऊंगा ही नहीं, कहते हैं अब मैं युद्ध में जाऊंगा ही नहीं, भाड़ में जाए बाबर, उससे मुझे मतलब नहीं है, अब मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पे। इधर बाबर तैयारी कर लेता है और बाबर अपना कूच लेके यानी कि सेना लेके, सेना की टुकड़ियां लेके और आक्रमण की तरफ बढ़ता है। किधर? भारत पर, इब्राहिम लोदी की तरफ। कहता है अब मैं इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करूंगा, राणा सांगा मेरे साथ है और अब मैं आक्रमण करके एक नया इतिहास लिखूंगा, एक नए सल्तनत की स्थापना करूंगा जिसका नाम होगा मुगल सल्तनत। तो ये पूरी भूमिका थी। आगे की मूवी अगले पार्ट में।